अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट बिलाल खान और मॉर्निंग स्पॉट में आप सबको वेलकम करते हैं। आज आप मुझे अकेला देख रहे हैं, कल आप मेरी को होस्ट अफशीन को अकेला देख रहे थे। कल बहरहाल एक करीबी रिश्तेदार हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास वापस बुला लिया, तो उनके लवाहिकीन में मैं शामिल हूँ। तो सारे इंतज़ामात और आखिरी जो रसूमात होती हैं शरीयत के तरीक़े से, वो पूरे करने का एक फ़र्ज़ था, वो पूरा किया बेटे के तौर पे। तो आज इसलिए वापस आकर बैठे। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिसने भरपूर इस जो है वो कड़े वक्त में मेरा साथ दिया, चाहे वो मेरे डायरेक्टर साहब हों, चाहे वो प्रोड्यूसर साहब हों, या पूरे पैनल कंट्रोल रूम की टीम हो, चाहे मेरे स्टूडियो की टीम हो, चाहे वो मेरे मेकअप रूम की टीम हो, चाहे वो मेरी को होस्ट हों, उन सब का तमाम का शुक्रगुजार हूँ मैं। और साथ साथ दुआ गो भी हूँ अफशीन कुरैशी जो हमारी होस्ट हैं, वो आज तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ी सी बीमार हैं, और वो बीमारी भी ऐसी है कि जो आप सबको भी लाहक हो सकती है और हो रही होगी यकीनन, नज़ला, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द। तो पहले छोटा सा एक पैगाम देते हैं, उसके बाद चलेंगे। और आज एक मज़े की बात यह कि अच्छी बात पहली दफ़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि हमेशा मेरी जो को होस्ट होती हैं वो बताती हैं अच्छी बातें, क्योंकि उनके पास ज़ख़ीरा है किताब का। तो अब हमने किया क्या, आज हमने वो किताब अपने पास रख ली है, और किताब का जो वर्क नंबर 656 है उसको खोलकर आज मैंने अच्छी बात निकाली, और उस 656 के अंदर मैंने आज अच्छी बात पढ़ी है, वो आपको बताएंगे। बहरहाल सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू, अवेयरनेस मैसेज है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम बार बार हीट वेव पर भी बात कर रहे हैं, हम बार बार गर्मी के जो दर्जे हरारत है उसके बढ़ने पर भी बात कर रहे हैं, और आज हम मेट्रोलॉजी को लेकर भी डिस्कस करेंगे ज़रा सा, उम्मीद करते हैं। तो आपने गर्मी में अपने सर को ढक कर रखना है। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घरों में बैठे हैं, आप धूप से इज्तनाब करें। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पर मर्द हजरात जो मुतवस्सित तबके से होते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकलना पड़ता है उन्हें। उन लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम ये है कि अपने सर को ढक कर रखें, चाहे वो टोपी पहन के, चाहे वो कैप पहन के, चाहे वो सर पे रुमाल रख के, सर पे छोटा सा टॉवल रख के, वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट डू, कि अपना सर जो है वो ढक कर रखें। दूसरी चीज़, अपनी ग़िज़ा के अंदर ना कुछ मुतवाज़न ग़िज़ा रखें। ज़्यादा तेल, घी वाली और रोगनी जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप उससे इज्तनाब करें, तो फिर तबीयत से थोड़ा सा आप बेहतर रह सकती है आपकी तबीयत। अदरवाइज़ हमने अफशीन को भी यही मशवरा दिया कि आपने अब जो है वो 2-3 दिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगी, वो वापस आ जाएंगी। उम्मीद है कि कल के रोज़ वापस आ जाएंगी, अदरवाइज़ वो वीकेंड के बाद वापस आएँ। बस जब वो बेहतर होंगी वो आपके पास वापस आ जाएंगी। बहरहाल सफ़ा नंबर 656 अफशीन की किताब से एक बड़ी अच्छी बात, तो आज वो बात हमने निकाल के रख ली है। वो अच्छी बात ये है, मुआशरा वो आईना है, सोसाइटी वो आईना है जिसमें हर फर्द की सोच और तरबियत नज़र आती है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जुमला है ना, ये वो जुमला है जो एक गहरी समाजी हकीकत को बयान करता है। अब इसका मतलब भी आप जानना चाहेंगे कि बिलाल भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मुआशरा किसी एक फ़र्द की नहीं, बल्कि हर फर्द की सोच, किरदार और तरबियत का अक्स होता है। इट्स ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि इसी तरबियत का जो अक्स है ना, इसी से अच्छा या बुरा माशरा बनता है। हम किसी भी माशरे के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन, उससे आपकी सोसाइटी बनती है। अगर माशरे में ईमानदारी, अदल, मोहब्बत और ताउन पाया जाए तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ के लोग खूबियों के हामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन खूबियों के मालिक हैं, यानी कि इनकी तरबियत घरों से मस्बत होती है। आपकी तरबियत आपकी नस्ल का भी पता देती है। अगर माशरे में झूठ, बददियानती, नफरत, जुल्म और खुदगर्जी आम हो जाए तो ये इस बात का इशारा है कि लोगों की सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव है और तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई है। आप भी देखते होंगे किसी शख्स को तो आप कहते हैं इसकी तरबियत में कोई कमी रह गई, इसकी ज़बान बहुत चर्ब ज़बान है, बहुत तेज़ चलती है। इसी तरह माशरा भी हमारी इज्तिमाई शख्सियत का अक्स होता है, और अगर हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे ना तो हमारा माशरा भी खूबसूरत होगा, और अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर हमारे साथ होगा ये कि हमारा माशरा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बड़ा ग्रेसफुल हो जाएगा। हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारा उठना बैठना, रहन सहन पूरी दुनिया में कॉपी किया जाएगा। अगर हम खुद गर्ज, गुस्से वाले या लापरवाह हो जाएंगे, जैसे कि आजकल के लोग हो जाते हैं लापरवाह या फिर बेगर्ज हो जाते हैं, तो माशरा भी उन्हीं खराबियों से भरा होगा। कोशिश हमें ये करनी है, मुझे और आपको मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। अच्छा इंसान कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी जो मस्बत शख्सियत है ना, वो एक बेहतरीन
माशरा जो है वो तश्कील दे सकता है। इसका खुलासा क्या है, ज़रा से इसको अगर हम समझ लें कि आपकी कुछ खूबियाँ होती हैं इंडिविजुअली, जो आपके घर से आपकी तरबियत होती है। कोई भी माँ बाप आपको गाली देना नहीं सिखाएंगे, कोई भी माँ बाप आपको चोरी करना नहीं सिखाएंगे, कोई भी आपके जो घर वाले हैं, जो अहले खाना है, वो आपको कोई एक बुरी चीज़ भी कभी नहीं सिखाएंगे। और बहैसियत माँ बाप जो वालिदैन होते हैं वो करते क्या हैं, वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें सीखें, आप अच्छे काम करें। और एक रिश्ता सिर्फ ज़िंदगी में ऐसा होता है, याद रखिएगा, सिर्फ एक रिश्ता। वो रिश्ता क्या होता है कि वो रिश्ता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब दिखे, और कोई शख्स आपको कामयाब देखना नहीं चाहता। वो शख्स होता है आपका बाप। तो आपका बाप आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाएगा जिससे आप डाउन हो, आप हमेशा अप होते हैं। तो अब ये तो हो गई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ना, कि आपने घर से तो अच्छी तरबियत ली ही ली है, जब आप बाहर निकलते हैं तो वो तरबियत आपके चेहरे के ऊपर नज़र आती है, रिफ्लेक्ट करती है लोगों को। तब वो कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त तरबियत की इसके माँ बाप ने। या कभी कभी आप ये भी सुनते हैं यार कैसी तरबियत की, तो वो तरबियत घर से नहीं होती, वो आप माशरे के अंदर निकल कर कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि वो तरबियत आपको रिफ्लेक्ट होकर और अच्छा बनाती है। या फिर जो आपकी सोहबत बुरी सोहबत होती है, तो वो तरबियत आपकी कहीं ना कहीं पीछे छुप जाती है, आपके ऊपर बुरी चीज़ें हावी हो जाती हैं। 10, 12, 20, 100, 1 करोड़ लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो वो मिलकर जो मुआशरा बनाते हैं वो अच्छा या बुरा होता है। आज भी हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, जानी जाती है। पता है किस चीज़ से जानी जाती है? बड़ी प्यारी कौम है ना मेरी, ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से चलाया गया है, इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से बचाया गया। इस कौम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस कौम के किसी भी फर्द को, बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी भी शख्स को आप किसी भी जगह खड़ा कर दें, बड़ा जुगाड़ जानती है ये कौम। हर काम का हल इसके पास है, हर काम का जो है वो सोल्यूशन ये निकाल लेते हैं, हर काम को ये बगैर किसी प्रेशर में लेके कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट देखें, ऑन अ सीरियस नोट, मिडिल ईस्ट आज जो पूरा खड़ा हुआ है, और हम जाते हैं और बड़ी तज़ीन और आराइश की हम जो है वो बात करते हैं और उनको बड़ा सराहते हैं कि क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके डिज़ाइंस हैं। उसमें 99% या कम बेश अगर मोहताद अंदाजे से लगाऊं तो 90% उसमें जो इंजीनियर्स हैं, जो उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, वो सारे पाकिस्तानी, मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई हैं जो 30-30 साल से वहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर काम करें। इसी तरह आप यूरोप में जाएं और अगर आप इंग्लैंड की तरफ जाएं तो बड़े आपको ऐसे लोग मिलेंगे ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर, गैस स्टेशन पर, आपको बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर, दे आर पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी कौम बड़ी खूबसूरत कौम है, इसका एक अपना कल्चर है, इसकी एक नॉर्म्स हैं, इसकी अपनी सकाफ़त है और इसकी जो है वो अपनी एक तरबियत है, इसका एक बात करने का अंदाज़ है। ये उर्दू को बड़ा फ़रोग़ करते हैं पाकिस्तानी कौम, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। तो इस चीज़ को तो हमने हमेशा आगे बढ़ाया है। अब मैसेज है उन लोगों के लिए, कुछ खास लोग हैं, छोटे से ज़रा से लोग हैं, आटे में नमक के बराबर या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। तो वो जो जीरे हैं वो कभी कभी खीरे बन जाते हैं और उन खीरों से हीरा बनाना हमारा काम है। अब वो हीरे कैसे बनेंगे? वो हीरे ऐसे बनेंगे कि बदयानती, झूठ, धोखा और गलत बयानी, लोगों की टांग खींचना, लोगों को जॉब्स के अंदर तंग करना, पॉलिटिसाइज होना, ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर मज़ा देती मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज होती है, कहीं ना कहीं ऊपर से कुदरत का जब कासा पलटता है, तो तब आप अकेले रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि मिल के चलें, लोगों को मिलाएं, बिछड़ों को, जो बिछड़ गए उनको मिला दें, जो रूठे में उनको बना दें, तो फिर आपकी आसानियाँ हो सकती हैं। और एक आप बहुत प्यारी कौम है। आई रियली फील प्राउड व्हेन आई से माई सेल्फ पाकिस्तानी। मैं जब भी पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, जब भी ये मौका मिलता है, तो इतना खूबसूरत लगता है वो ग्रीन पासपोर्ट हाथ में पकड़ कर जाना। और वो पूछते हैं एक्सक्यूज़ मी वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम कहते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो एक चेहरे पे उनके कभी कभार ऐसी मुस्कुराहट होती है, ओह यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो यस आई बिलोंग टू पाकिस्तान, आई ब्लीड ग्रीन, आई एम पाकिस्तानी। तो ये छोटा सा एक पैगाम है, थोड़ा सा पेट्रियोटिक हो जाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक टची मोमेंट आ जाता है व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट ग्रीन कलर और वो सब्ज़ हिलाली परचम। वी आर अ वेरी प्राउड नेशन, बड़ी खूबसूरत हम कौम है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ ऐसे फितने हैं, अगर उनको माइनस कर दें आप, तो ये बड़ी खूबसूरत सी कौम है, बड़ी खूबसूरत कौम है।
और इस खूबसूरत कौम के साथ साथ आपको अच्छी बात आज याद रखनी, क्योंकि आज पहली दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि आज मैं अफशीन की किताब में से सफ़ा नंबर 656 में से आपको पढ़ के सुनाऊँ। कल से अफशीन होंगी तो वो फिर अपनी अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करेंगी। बहरहाल टॉप स्टोरीज़ पर ज़रा बात करेंगे। वी डू हैव मल्टीपल टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ज़रा पड़ोसी मुल्क की बात कर लें। पड़ोसी जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे और हम भी किसी तरह झुकने का नाम नहीं ले रहे। अब बात करें ज़रा मोदी के भारत की। एक भारत दूसरा भारत है ना, एक है मोदी का भारत। मोदी का भारत बिल्कुल उसमें जंगल का कानून है ना, अपनों को ही नोचते हैं, अपनों को ही काटते हैं जो उनके अपने लोग हैं। तो फिर जंगल से बाहर जब ये निकलते हैं तो इनकी एक नहीं चलती, और फिर जब दूसरे जंगल की तरफ देखते हैं तो फिर उनकी बिल्कुल नहीं चलती है। बहरहाल भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सह अफ्रीकी इजलास से खिताब, कह दिया वाज़ेह अल्फाज में कि आज़रबाईजान ने लड़कर आज़ादी हासिल करके दुनिया की कौमों में अपना मुकाम बनाया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के तारीखी और सकाफती ताल्लुकात बिल्कुल मौजूद है। तुर्क सदर ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। अब हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनको भी अगर मैं उन पे भी ज़रा से एक तबसरा करना चाहूँगा। वी डू हैव शहबाज साहब। तो शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत है जो शायद सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फेमस नहीं है एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब, एज़ कम्पेयर टू मरीम नवाज साहिबा, एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियन या जरदारी साहब। लेकिन लेट मी टेल यू वन प्रॉपर थिंग कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एक विजन के साथ काम करते हैं, और उसका अमली नमूना ये है। इफ़ यू सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ शहबाज शरीफ इन पंजाब, 10 साल उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला, यानी कि CM पंजाब वो रहे 10 साल। और 10 सालों के अंदर आपने देखा कि पंजाब का लाहौर से लेके फैसलाबाद तक या फिर मुल्तान तक या फिर अहमदपुर शर्किया तक, आप अगर जनूबी पंजाब तक जाएँ तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी चीज़ों को बनाया गया। यानी कि लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आपको मुस्तफ़ा कमाल का दौर याद आता है 2008 से 10 का कराची का, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का दौर हमेशा याद रखा जाएगा इस तारीख के अंदर। वो 10 साल दौर पंजाब का, और स्पेशली स्पेसिफिकली प्रिसाइजली जो लाहौर का दौर था। लाहौर के अंदर साफ़ सुथरी सड़कें, कहीं कचरा कुंडियाँ नहीं है, कचरा नहीं पड़ा हुआ, बस सिलेक्टेड जगहों पर कचरा कुंडियाँ हैं। इसी तरह ट्रैफिक के जो उनके एहलकार हैं वो बड़े ईमानदार। बड़ा मशहूर हुआ था ये कि लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए पूरे पाकिस्तान की पुलिस को, स्पेसिफिकली कराची की पुलिस को जो है वो ट्रैफिक पुलिस को स्पेसिफिकली ट्रेन करना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब अब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पहले भी रह चुके हैं, इंटरिम गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, तो इनके पास विजन है। अगर ये इसी तरह से काम करते रहे, इसी तरह से जो आपके इनके ताल्लुकात हैं, दोस्ताना जो ब्रादराना ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, तो शायद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और फिर व्हेन इट कम्स टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो अब आप ये देखें कि हमारी मिलिट्री, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पार्लियामेंट, ये तीनों, और चौथी चीज़ हमारी अदलिया, ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक पेज पर हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फिफ्थ सुतून, तो मीडिया, वो भी हमारे इनके ही साथ नज़र आती है। ये पांचों चीज़ें मिलकर ना एक बेहतरीन मुल्क बना सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ये विजन तो है, काम करने दिया जा रहा है उन्हें? नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल दिया जा रहा है। एक तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के और लोग हैं, फिर एक तरफ आपकी मरीम नवाज साहिबा पंजाब को लेकर चल रही हैं, फिर नवाज शरीफ साहब उनका जो विजन है वो बैक हैंड पे मौजूद है। तो इतने सारे लोग जब मिल गए हैं एक साथ, तो सोशल मीडिया पर तो आप कह रहे हैं कि चोरों का टोला, ये चोरों का टोला नहीं है, ये नस्ली घोड़ों का टोला है। तो अब ये जब दौड़ेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे तक दौड़ेगा। और पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें, आज शायद मैं इसी पर थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कशन का हिस्सा बनाऊंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइस से इत्मीनान है। कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर मुदब्बिराना क़यादत को सराहता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, जिन्होंने इजलास से खिताब किया। बोले, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी रहेगी। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के ख्वाह भी हैं। तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। अच्छा, रजब तैयब उर्दवान साहब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ही यूज्ड टू बी अ मेयर ऑफ इस्तांबुल। ये मेयर थे एक दूसरी पार्टी से और बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत थे। जैसे हमारे आजकल मेयर है ना मुर्तज़ा वहाब साहब,
बड़ी एक करिश्मेटिक सी पर्सनालिटी हैं। फौजिया बहाब साहब के सपूत हैं और फौजिया बहाब साहब वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन और बड़ी सोबर खातून थी और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद उन्हीं के बेटे उन्हीं की लेगेसी पर है। इसी तरह हम देखते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान वाज द मेयर ऑफ इस्तांबुल और फिर उसके बाद उन्होंने सर्व किया इस्तांबुल को और फिर उसके बाद वो एक दूसरी पार्टी में गए या बनाई उन्होंने दूसरी पार्टी और ही बिकेम द हेड चीफ ऑफ तुर्किया। पहले इट यूज्ड टू बी कॉल्ड टर्की से तुर्किया का सफ़र और तुर्किया वो खिलाफत उस्मानिया और फिर उसके बाद तुर्क जो मशहूर हुआ करते थे जिसके ड्रामे भी पाकिस्तान में एक दौर में चले हैं, अर्तुगरल है और दूसरे ड्रामे हैं। तो उन ड्रामों को अंदर आप देखें तो तुर्क की पूरी एक हिस्ट्री नज़र आती है। जैसे हमने आज अच्छी बात में कहा ना, सोसाइटी कैसे तश्कील दी जाती है, सोसाइटी की जो लोगों की खुसूसियात होती हैं वही आगे बढ़ती हैं। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे तुर्क को और तुर्क कौम को और टर्की को बड़े अच्छे से उन्होंने सक्सेस की तरफ ले जाने की कोशिशें की। ये एक दफ़ा तुर्की के वज़ीर आज़म रहे, फिर सेकंड टाइम ये दोबारा इलेक्ट होकर आए और ये बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत बन गए पूरी दुनिया के अंदर, रजब तैयब एर्दोगान। और इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बड़े बरादराना जो कलमात और बातें की हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। हमेशा से हमने देखा है कि अगर आप वो फुटेज हमारे पास है, हमारे प्रोड्यूसर साहब तो वो दिखाएंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे और रजब तैयब एर्दोगान साहब ने मुलाकात की और एक एक शख्स से वो मिले हैं, फील्ड मार्शल साहब से मिले हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो डेप्यूटी वज़ीर आज़म से मिले हैं, फिर हमने देखा कि मिनिस्टर जो हैं वो अता तारड़ साहब उनसे मिले हैं और जो हमारी कैबिनेट में डेलीगेशन मौजूद था वो सबसे मिले और बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही पीसफुली और कामली वो सबकी बात सुनते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और पाकिस्तान के साथ तुर्की के टूरिज़्म के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं टूर करने। और मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कभी जाना चाहें, दुनिया में घूमना चाहें, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें, तो तुर्की का ज़रूर दौरा कीजिएगा। इस्तांबुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। जन्नत नज़ीर पूरा एक शहर है। आप वहाँ पे अलाचाटे भी जा सकते हैं, कापाडोचिया भी जा सकते हैं, आप पामाकुले भी जा सकते हैं। और टर्की के अंदर वो नज़ारे आपको नज़र आएंगे, वो जो हॉट बलून्स होते हैं जिसमें बैठकर आप पूरी सफ़र सैर करते हैं और आपको ज़मीन का पूरा एक व्यू नज़र आता है आसमान से। ये चीज़ें टर्की के अंदर है और बड़ा इकनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। पाकिस्तान का और इनका जो एक रेशो है, मेरा ख्याल पाकिस्तानी 8 रुपये या 7 रुपये जो है वो टर्किश 1 लीरा बनता है। तो ज़रूर ज़िंदगी के अंदर कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और वीज़ा भी इनके बड़े आसानी से लग जाते हैं क्योंकि बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और टॉप स्टोरीज़ भी हैं। आज टॉप स्टोरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली भाई। मोदी का आज पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत तंग करके रखा है इस शख्स ने ना। इसको ये सीट से उतर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक कमरे में इसको सीट दे दें और उधर ही बिठा के बोलें कि तुम यहीं पर बैठो और बैठे रहो, तुम इसी काबिल हो। मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान गैर मुतवक्का नहीं, भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द करें। भारतीय वज़ीर आज़म के पानी जैसे मुआहिदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों से इनहिराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत के नजरियाती हामी नफरत अंगेजी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। बहरहाल जो इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान है वो बड़ा काबिल गौर है और ये ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि मौजूदा भारतीय हुकूमत के नज़रियाती हामी यानी कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, आइडियोलॉजिकल जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके नज़रिए के ऊपर चलते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। तो आप अपनी नज़र ठीक करवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाके, नज़रिया ठीक नहीं करा सकते। इसीलिए नज़रिया तब बनाइए जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लें, प्रॉपर आप ऑब्जर्वेशन कर लें, प्रॉपर आप देख लें किसी शख्स के इन एंड आउट, उसके अच्छा बुरा वक्त, उसके बाद उस लीडर को फॉलो करें। लेकिन खुदारा एक गुजारिश है, कल्ट फॉलोइंग कभी ना करें। कल्ट फॉलोइंग क्या होती है आज मैं ज़रा सा आपको टीच करूंगा ना, बताऊंगा। कल्ट फॉलोइंग ये होती है कि आप किसी भी शख्स की अंधाधुन पैरवी करते हैं, आप किसी भी शख्स को ऐसे फॉलो करते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, कानों को खुला रखते हैं और वो जो कह रहा होता है उसे सच मान लेते हैं। आंखें खोलें, किसी भी लीडर की अच्छी बात को अच्छा कहें, किसी भी लीडर की बुरी बात को बुरा कहें। ये होता है करज और ये होता है लीडर के वो आपके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेकर अपने अंदर की खामियों को बदले। तो इसी तरह जो भारतीय हुकूमत के नज़रियाती हामी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके कल्ट फॉलोइंग है, वो नफरत अंगेजी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। यानी कि
सिर्फ नफ़रत फैलाना है, मतलब मोहब्बत का कोई पैगाम नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर कि हमने ही ट्रांसमिशन की थी बैठ कर एक दौर के अंदर, अमन की आशा। वी यूज टू टॉक अबाउट अमन की आशा, और उनके जो वज़ीर आज़म उस वक्त होते थे, उनके जो दफ्तर ख़ारजा के जो डेलीगेशंस होते थे, दे यूज टू हैव अ सेंसिबल, और जो सेंसिबल एक ब्रेन होता है वो हुआ करता था। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि बिल्कुल ब्रेनलेस जो है वो उनकी एक ब्यूरोक्रेसी है, और वो सारी बेस करती है मोदी पर। बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं, आज़ाद कश्मीर की भी बात करेंगे, उसके बाद मौसम की भी बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ चीज़ों की भी बात करेंगे। और कल के दिन मैं नहीं था, लेकिन मैं एक ब्रेक के बाद कल की एक स्टोरी के ऊपर छोटा सा तबसरा करूँगा। कल लिटरली इन आँखों के अंदर वो अश्क थे जो बहते रहे, और वह न्यूज़ में सामने देखता रहा, और एक शख्स की मुस्कुराहट देखता रहा, और आंखों से आंसू बहते रहे। और वो मामला क्या था, क्यों रो एंकर पर्सन बिलाल खान अपने घर में बैठकर, वजह क्या थी, ये भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।